प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग को कोई इतनी आसान तरीके से समझा देता ना तो फिर बात ही क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग के ऐसे 20 प्रिंसिपल्स और उनके डेली लाइफ के एग्जाम्पल जो आपको एक ही बारे में समझ आ जाएंगे, और 2 MCQs जिसमें से एक होगा फैक्ट बेस्ड और एक होगा अप्लाइड, यानी कि डेली लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड टीचिंग मेथड वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग को डिटेल में समझाया है, थ्योरी से समझाया है। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ उसके MCQs प्लस डेली लाइफ एग्जाम्पल। उस वीडियो में आपको नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो इसमें 100% पक्का हो जाने वाला है। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना और स्किप भी मत करना। ये जो मैंने बनाया है वीडियो, ये CTET, UPTET, टेट, रीट मेन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इंग्लिश का बेसिक नींव है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। इसमें क्या होगा देखो, इसका मैं एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे बच्चा पहले सुनता है और फिर बोलना सीखता है, वैसे ही नई भाषा सिखाते समय सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग पर ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि भाषाई कौशल LSRW होता है ना। तो उसमें बच्चा सबसे पहले सुनता है यानी L, और फिर उसके बाद बोलता है S। L और S पहले होते हैं, बाद में रीडिंग और राइटिंग होते हैं। चलिए अब इसका हम देखते हैं फैक्ट बेस्ड MCQ। देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। ये है सबसे पहला है फैक्ट बेस्ड MCQ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस विच स्किल शुड बी टॉट फर्स्ट, यानी कि नेचुरलनेस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, या फिर रीडिंग एंड लिसनिंग। अब आप जानते हैं कि भाषा कौशल का LSRW के क्रम में चलता है। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए, तो हम सिखाएंगे LNS यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा C यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक बच्चा पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है। अब इसका अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला है, अ टीचर स्टार्ट्स अ क्लास विद अ शॉर्ट इंग्लिश ऑडियो क्लिप एंड देन मेक स्टूडेंट रिपीट इट। व्हाट प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड। एक शिक्षक है, उसने अपनी क्लास, उसकी इंग्लिश की क्लास है, उसकी शुरुआत की उसने एक इंग्लिश में ऑडियो क्लिप सुनवा के, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है, उसकी एक ऑडियो क्लिप सुनाई है और स्टूडेंट्स को बोला है कि बच्चों तुम इसको रिपीट करो। तो इस के दौरान उस इंग्लिश टीचर ने कौन से सिद्धांत का, किस प्रिंसिपल का यूज़ किया? तो देखिए पहला है हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत निर्माण, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, नेचुरलनेस यानी कि नेचर में जो होता है वो, प्लस मोटिवेशन। D ऑप्शन है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत का फॉलो किया उसने? ऑप्शन नंबर C यानी कि नेचुरलनेस। इसका मतलब ये है कि बच्चा LSRW के क्रम में सीखता है, यानी कि उसने पहले बच्चों को वो सुनाया यानी कि लिसनिंग हुई, उसके बाद बच्चों ने उसको रिपीट किया यानी कि स्पीकिंग हुई। तो इसमें कौन सा सिद्धांत का फॉलो हुआ है? नेचुरलनेस, यानी कि बच्चे का जो प्राकृतिक व्यवहार है कि पहले वो सुनेगा फिर उसके बाद बोलेगा, उस सिद्धांत यहाँ पे फॉलो किया गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा खेलते हुए चीज़ें खुद सीखता है, वैसे ही भाषा भी अभ्यास और गतिविधियों से अच्छी तरह सीखी जा सकती है। एक बच्चे को हम रटाएं और एक उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे करने को कि वो ऑटोमेटिकली उन एक्टिविटीज़ को करके सीख जाए, उसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। चलिए अब इसका फैक्ट बेस्ड MCQ देख लेते हैं हम। उस क्लास में दोस्तों मैंने जो इसका पार्ट 1 है उसमें पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई है। उसका आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, और उस क्लास में आप नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत इजी वे में समझाया है। इसमें तो मैंने आपको एग्जाम्पल और MCQ दे रही हूँ मैं इसमें, लेकिन आपको पूरा समझना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप मत करना। चलिए दूसरा जो हमारा फैक्ट बेस्ड MCQ है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स लैंग्वेज लर्निंग थ्रू रीडिंग अलाउड, डिक्टेशंस एंड राइटिंग। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है अंग्रेजी शिक्षण का जिसमें लैंग्वेज लर्निंग होती है, यानी कि भाषा को सीखना होता है किसके थ्रू? रीडिंग अलाउड यानी जोर से बोल के, डिक्टेशन यानी श्रुति लेख, और राइटिंग यानी लिख कर, यानी कि जोर से बोलकर, श्रुति लेख और लिखना। ये सब लैंग्वेज को कौन सा प्रिंसिपल पूरा करता है, यानी कि भाषाई कौशल कौन सा यूज़ होता है इसमें? देखिए इसमें कौन से सिद्धांत का यूज़ किया गया है? जब बच्चा किसी चीज़ को ज़ोर से बोलकर, श्रुति लेख के थ्रू या फिर लिख कर उस भाषाई सिद्धांत को पूरा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही C यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कोई भी चीज़ को बच्चा जब करता है तो वो उससे सीख जाता है। अब हम देखते हैं इसका एक अप्लाइड MCQ। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यह सिद्धांत व्यवहार और अभ्यास आधारित है, यानी कि ये जो सिद्धांत है उसमें आप प्रैक्टिस करते हो और आप सब चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में देखते हो, यानी कि आप केवल रटंत विद्या नहीं करते हो, इसमें आप खुद करके उस चीज़ को सीखते हो, है ना। अब इसका है अप्लाइड MCQ। अप्लाइड का मतलब होता है कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे,
एक होता है फैक्ट बेस्ड यानी कि जो ऊपर डिटेल लिखी हुई है उसी को ही ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट करना। और अप्लाइड एमसीक्यू का मतलब होता है, इसको बोलेंगे अनुप्रयुक्त प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में घुमा के पूछे जाते हैं, बोध प्रश्न जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं अप्लाइड एमसीक्यू। तो देखो इसमें क्या है, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड अलाउड इन पेयर्स एंड राइट स्पेलिंग डिक्टेशन विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड। ये कह रहा है कि एक टीचर है, वो अपने बच्चों से कह रहा है कि एक साथ तुम लोग जोर जोर से बोलो और बोल के तुम क्या करो, उन स्पेलिंग को लिख लो श्रुति लेख के रूप में। तो ये जो टीचर कर रहा है ये किस सिद्धांत का फॉलो कर रहा है वो, इसमें आ जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें टीचर बोल रहा है कि बच्चों ये करो ये करो, तो इससे क्या हो रहा है, वो करके सीख रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने किया और वो सीख गए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, छात्रों को खुद कुछ करने दिया जा रहा है, यह लर्निंग बाय डूइंग का स्पष्ट उदाहरण है। इसकी भी मैं PDF जो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। देखिए तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी, डेली लाइफ एग्जाम्पल इसका है। हम देखते हैं जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नए शब्द सुनते हैं और समझते हैं, वैसे ही भाषा सिखाते समय शब्द भंडार बढ़ाना ज़रूरी होता है। यानी कि हम बच्चों को अलग से रटने देने की बजाय कुछ ऐसी चीज़ें करें कि हम उनको कुछ पढ़ा रहे तो उसके साथ साथ ही कुछ शब्द ऐसे बता रहे हैं जिससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो। अगर वो किसी चीज़ को एक ही भाषा में बोलते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको उससे रिलेटेड दूसरे शब्द भी साथ साथ बताते जाएं। जैसे कि चम्मच है, उनके पास चम्मच है तो वो अपनी भाषा में कुछ और बोलते होंगे, फिर हम उनको बता सकते हैं बेटा चम्मच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं, ठीक है। और अगर यही चम्मच बड़ी हो जाए तो उसको स्पैचुला कहते हैं। ये सब हम उनकी डेली वोकैबुलरी, उनका शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला फैक्ट बेस्ड MCQ देखते हैं। What is the type of vocabulary that is understood but not used in speech or writing? ऐसी किस प्रकार की शब्द भंडार या वोकैबुलरी है जो यूज़ तो की जाती है, समझी भी जाती है ना, लेकिन उसको बोलने में और लिखने में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि वही डेली लाइफ में ऐसे शब्द यूज़ नहीं होते। इसका आंसर है पैसिव वोकैबुलरी। अब मैंने आपको कल भी समझाया था कि वोकैबुलरी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी, एक होती है पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी में वो शब्द आते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन और वो डेली लाइफ में यूज़ भी आते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो हम डेली बोलते हैं, जैसे प्लीज़, सॉरी, वेलकम, थैंक यू, ये सब डेली बोलने में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं बोलते, यूज़ होते हैं, समझ भी आते हैं, लेकिन हम उनको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। तो ऐसे शब्द होते हैं पैसिव वोकैबुलरी में। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, वो है पैसिव वोकैबुलरी। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख लो। पैसिव वोकैबुलरी वे शब्द होते हैं जिन्हें हम समझते हैं लेकिन उपयोग नहीं करते, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसका अप्लाइड MCQ। अ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द वर्ड एस्टोनिशिंग वाइल रीडिंग बट नेवर यूजेस इट इन राइटिंग और स्पीकिंग, विच टाइप ऑफ वोकैबुलरी इज दिस। अब देखिए इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो एस्टोनिशिंग जो वर्ड है उसका मतलब समझता है, ठीक है, लेकिन जब वो उसको लिखता है या पढ़ता है तो बोलने में और लिखने में उसको वो यूज़ नहीं करता। होता है ना कि हम कई बार किसी इंग्लिश वर्ड या हिंदी वर्ड का मतलब तो समझते हैं लेकिन कभी उसको बोलने चालने की भाषा में यूज़ नहीं करते। तो ये कौन सी वोकैबुलरी हुई, ये वोकैबुलरी हुई पैसिव वाली, है ना, जिसको वो यूज़ ही नहीं करता। तो एक्सप्लेनेशन इसका है समझना लेकिन प्रयोग ना करना, पैसिव वोकैबुलरी में वो शब्द आते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। देखो इसमें क्या होगा, अगर हमें पता हो कि इंग्लिश क्यों सीखनी है, जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए, तो सीखने में रुचि भी बढ़ती है और फोकस भी बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि हर कोई जो चीज़ अपन करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य का सिद्धांत, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ करते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं, तो उसका कोई ना कोई पर्पस यानी कि उद्देश्य होता है। चलिए इसका फैक्ट बेस्ड MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इंग्लिश सीखने का क्या उद्देश्य नहीं है। नॉट लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ना आप। तो सोशल, साइंटिफिक, इमोशनल या लिटरेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, यानी कि इमोशनल, है ना। क्या हो जाएगा, इमोशनल। इसका उत्तर हो जाएगा C, इमोशनल। देखो कैसे, सोशल यानी कि जब हम कहीं समाज में बाहर निकलते तो सोशल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश हो सकती है, दूसरी कोई भी हो सकती है। तो जब हम किसी से बोलचाल की भाषा हमारी क्या है, इंग्लिश, है ना, यानी सोशल तो हो गया। फिर साइंटिफिक, इंग्लिश एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी है, यानी कि साइंटिफिक तौर पे भी हम उसको यूज़ करते हैं। फिर है लिटरेरी, यानी कि आप देखते होंगे कि कुछ भी चीज़, कोई भी साहित्य है उसमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 तो थे, लेकिन इमोशनल इसका उत्तर नहीं है, यानी कि इमोशनल पर्पस के लिए अपन इंग्लिश नहीं पढ़ते। आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इमोशनल उद्देश्य का उल्लेख सिद्धांत में नहीं है। अब देखते हैं एक अप्लाइड MCQ। अ स्टूडेंट वांट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर स्टडिंग अब्रॉड। एक ऐसा बच्चा है जो अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता है विदेश में पढ़ने के लिए, ठीक है। व्हाट प्रिंसिपल इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। देखो
एक बच्चा ऐसा है जो विदेश जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या सीखनी है? इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करना है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सिद्धांत का यूज़ हुआ है। अब आप देखिए, उसको विदेश जाना है ना, उसको इंग्लिश सीखनी है, किस लिए? अब्रॉड जाने के लिए, यानी कि विदेश जाने के लिए। तो यहाँ उसका इंग्लिश सीखने का एक पर्पस हो गया ना, यानी वो इंग्लिश सीख रहा है, किस लिए सीख रहा है? बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे उसका एक उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि वो किसी उद्देश्य से इंग्लिश को सीख रहा है। अब आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? आपको रीट में सिलेक्शन लेना है, इसलिए आपको 8-8 नंबर 10-10 नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी आप सीखना चाह रहे हो, क्योंकि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन गलत नहीं होने देने हैं, रीट मेंस या सीटेट या किसी में भी। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन, यानी यहाँ उद्देश्य स्टडी अब्रॉड इंग्लिश सीखने का कारण है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि किसी को कॉपी करना। देखो, जैसे बच्चा किसी गाने, फिल्म या डायलॉग की नकल करता है, वैसे ही भाषा सुनकर और दोहराकर सीखी जाती है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने फिल्मी डायलॉग करते, छोटे छोटे होते तो गाना गा के बताते, पोएम करके बताते। उसी तरीके से लैंग्वेज अगर हम उन्हें सिखाएं कि भाई तुम बोल रहे हो बेटा कि मम्मा पानी पी लूँ क्या, तो उससे अच्छा उनको ये सिखाओ कि बेटा ऐसे पूछो मम्मा से, मम्मा मे आई ड्रिंक वाटर, ऐसे आप सिखा सकते हो। तो बच्चा क्या करेगा? आपको सुनेगा, वो आपका अनुकरण करेगा। इमिटेशन का मतलब होता है, ये जो इमिटेशन लिखा ना, इसका मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत। तो हम भाषा भी बच्चे को ऐसे सिखा सकते हैं। अब पहला फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो, लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न थ्रू विच प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी कि किसी भाषा को सीखने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे बेस्ट मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इमिटेशन। किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसी की कॉपी करना या अनुकरण करना सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती सिखाने के बजाय बच्चा देख करके सीख लेता है, वो चीज़ कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है मैंने। अनुकरण यानी इमिटेशन, किसी की कॉपी करके, किसी की कॉपी करके अनुकरण को भाषा अधिगम के लिए सर्वोत्तम माना गया है, यानी कि किसी की कॉपी करके बच्चा अच्छे से सीख लेता है। चलिए अब एक अप्लाइड एमसीक्यू देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप हल्के में मत लेना कि ऐसे ही बनाया होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आप उठा के देख लेना। इसलिए मैंने बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, अप्लाइड एमसीक्यू है पहला। अ टीचर यूजेज एन ऑडियो क्लिप एंड आस्क स्टूडेंट टू रिपीट ईच सेंटेंस, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप बोलोगे ऊपर भी आया था, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में अगर दोनों आपको सेम लगे, यहाँ पे ऊपर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ था आप देख सकते हैं। ऊपर फॉलो हुआ था लर्निंग बाय डूइंग, है ना। लर्निंग बाय डूइंग भी इसमें यूज़ हो सकता है, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग का भी यूज़ हो सकता है। तो अगर इसमें 2 ऑप्शन आ जाए तो उसमें से आपको छटाई करनी आनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि एक टीचर ऐसा है जिसने ऑडियो क्लिप यूज़ किया है ना, और बच्चों को बोला बच्चों तुम इसको सुनो, और बच्चों को बोला कि तुम इसको रिपीट भी करो। तो इसमें 2 सिद्धांत आ रहे हैं। सबसे पहला ये है लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाला, यानी टीचर ने बोला बच्चों को लिसनिंग करो, यानी सुनो, और फिर बोलो, रिपीट करो। तो इसमें 2 प्रिंसिपल आ रहे हैं, इसमें 2 सिद्धांत है। सबसे पहला है लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाला, और दूसरा है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि पहले उन्होंने उस ऑडियो क्लिप को देखा, सुना मतलब, है ना, और फिर उसको रिपीट किया, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? अनुकरण, यानी कि किसी की कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें ऑप्शंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और बाई चांस 2 ऑप्शन आ भी जाए तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक्सप्लेनेशन, सुनकर दोहराना इमिटेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आदत निर्माण का सिद्धांत। देखिए, जैसे रोज ब्रश करने की आदत अपने आप बन जाती है, वैसे ही बार बार अभ्यास करने से भाषा का सही उच्चारण, वर्तनी और संरचना स्वतः स्मृति में बैठ जाती है। अब आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं पहले ज़माने वाले, वो क से कबूतर नहीं, वो कैसे कबूतर ऐसे अनार बोलते थे, तो उन्होंने अपने टीचर्स को ऐसा बोलते हुए सुना, तो उनकी आदत भी ऐसी ही बन गई कि भाई वो क से कबूतर नहीं, जबकि वो कैसे कबूतर बोलते। ठीक है, तो जैसे बच्चों को आदत डालेंगे वैसा ही वो बोलेंगे, है ना। अपन लोग बचपन में होते हैं तो जैसे यहाँ ब्रश लिखा है तो अपन ब्रश नहीं, कुछ लोग ब्रुश बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग उसको सुधारते हैं और लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, तो अपन हैबिट हमारा फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको ब्रुश की जगह ब्रश बोलते हैं। तो एक दूसरे को सीख के ही तो आता है ये सब, और जैसा हम सीखते हैं वैसा ही हमारी स्मृति में, यानी हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है। सबसे पहला फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू पाल्मर, व्हाट इज़ लैंग्वेज लर्निंग एसेंशियली। देखो, अकॉर्डिंग पाल्मर कह रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि हम जो किसी भाषा को सीखते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसमें ज़रूरी है हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसमें हमारा आदत का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम बचपन से कैसे कबूतर सीखते हैं तो बड़े होने तक भी कैसे कबूतर ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जब अपन हैबिट बना लेते हैं कि नहीं यार कैसे कबूतर नहीं, क से कबूतर बोलना सीखना है, तो अपन उसको क से कबूतर ही बोलेंगे। तो ये होता है हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस।
अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाल्मर के अनुसार भाषा अधिगम एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने का एक क्या है, ये एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, यानी आदत निर्माण की प्रक्रिया है। अप्लाइड एमसीक्यू देख लेते हैं। अ स्टूडेंट practices reading aloud daily with correct stress and intonation. Which principle is being used? देखिए, एक बच्चा ऐसा है जो जोर जोर से पढ़ता है डेली, है ना, सही स्ट्रेस यानी सही दबाव देते हुए और सही इंटोनेशन के साथ, यानी कि कहाँ पॉज देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ये सब के साथ उचित हाव भाव के साथ पढ़ता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल का यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पे कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, तो इसमें है हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, अपनी आदत बना रहा है कि उसको डेली बैठना है, डेली रीडिंग अलाउड प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जोर जोर से पढ़ना है, और कहाँ पे उसको रुकना है, कहाँ पे उसको बल देना है ज़्यादा, कहाँ पे उसको स्ट्रेस देना है, ये सब चीज़ें वो जानता है। तो इसका वो क्या कर रहा है, बार बार अभ्यास कर रहा है, जिससे उसकी हैबिट बनने की प्रक्रिया हो रही है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जब किसी बच्चे को शाबाशी या पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें सीखने की और रुचि जागती है। अब जैसे आप जानते हैं कि भाई आपको जैसे आपका सिलेबस का थोड़ा बहुत हिस्सा कवर हो जाता है तो आपको मोटिवेशन मिल जाता है, तो आपकी सीखने की और ज़्यादा रुचि जाग जाती है ना। या फिर बीच बीच में ऐसा कोई मोटिवेशन वीडियो आ जाए जिसमें आपको क्या हो रहा है कि जानने को मिल रहा है कि आपकी पेमेंट कितनी होगी 3rd ग्रेड के बाद, है ना, तो आपको उससे क्या होता है, मोटिवेशन आ जाता है, तो आपकी सीखने की इच्छा और बढ़ जाती है, यानी कि तैयारी करने की स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो यही चीज़ अधिगम में लागू होती है, यानी कि किसी बच्चे को शाबाशी या पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें सीखने की रुचि जागती है। अब पहला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। What are types of motivation? What are 2 types of motivation? देखो, अपन ने कल पढ़ा था इस क्लास में कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा के कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो देखो, मोटिवेशन 2 तरह की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब ही पता चल रहा है, देखिए कि आंतरिक रूप से, है ना, अंदर से जो मोटिवेशन आए आंतरिक रूप से, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो अंदर से आए, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो बाहरी कारकों से आए। इंट्रिंसिक ये हो सकती है कि आपको आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, आपको समाज में नाम करना है, बहुत कुछ है। और एक्सट्रिंसिक में ये है कि आपको पैसे चाहिए, है ना, या फिर लोगों के ताने आपको कह रहे हैं कि भाई आपको सरकारी टीचर बनना है ना, कोई भी कारण हो सकता है, या फिर आपको एक रीड के लिए आपको पैसे मिलेंगे, वो कारक जो है वो आपको मजबूर कर रहा है, अंदर से नहीं आ रहा वो, बल्कि बाहरी तौर पे आपको नौकरी पानी है, तो इसको कहेंगे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो बाहरी रूप से आती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक, यानी कि अंदर से आए वो वाली मोटिवेशन और बाहर से आए वो वाली मोटिवेशन। देखो फिर एक अप्लाइड एमसीक्यू, देखो ध्यान से समझना, इसको इंपॉर्टेंट है। देखिए, अ टीचर गिव्स अ स्टार टू द बेस्ट स्पीकर इन द क्लास। एक टीचर है, वो एक बच्चे को स्टार देती है ना, स्टार देती है मतलब वैसा वाला स्टार जो हमें कॉपियों में मिलता था, उस बच्चे को जो क्लास में सबसे अच्छा बोलता है, ठीक है। तो ये कौन सा मोटिवेशन है, ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि इसमें एक लालच दिया जा रहा है, एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अंदर से जो मोटिवेशन आए उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, तो ये है एक्सट्रिंसिक। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ये बाहर से मोटिवेशन आ रहा है। आप इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लिए तो आपको समझ आ जाएगा। जब प्रेरणा बाहरी पुरस्कार से मिले तो वह एक्सट्रिंसिक कहलाती है। अब आपको भी रीट में सिलेक्शन लेना है, रीट 3rd ग्रेड में, है ना, तो आपके लिए ये पुरस्कार है एक, है ना, बाहरी पुरस्कार है कि आपको नौकरी चाहिए, आपको पैसा मिलेगा, आपका रिटायरमेंट तक जीवन सुधर जाएगा, तो ये क्या है, बाहरी मोटिवेशन है। और आंतरिक मोटिवेशन क्या होगा कि आपको अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, आपको आपकी गरीबी मिटानी है, आपको समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, तो ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन ये पुरस्कार के वजह से जो आप मोटिवेशन आपको मिल रहा है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी मोटिवेशन। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। 8वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। ये सब मैं कल थ्योरी क्लास में समझा चुकी हूँ आपको। देखो डेली लाइफ एग्जाम्पल, अगर हम वाटर शब्द को पानी पीते समय सीखें तो वह जल्दी याद रहेगा। जैसे कि हम अलग से बताने के बजाय कि वाटर को पानी कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं, उसकी बजाय ये है कि हम मतलब उस टाइम जब बच्चा पानी पी रहा है तो अपन उससे पूछेंगे कि बच्चे पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उस टाइम वो उस चीज़ को सीखने के ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि पानी उसके पास था। यानी कि जब आप एक बच्चे को कॉन्टेक्स्ट दे देते हो, यानी संदर्भ दे देते हो और सिचुएशन दे देते हो, यानी कि परिस्थिति देते हो, उस टाइम में सीखने के चांस 100%
बढ़ जाते हैं। तो पानी शब्द को पानी पीते समय सिखाएं तो वो जल्दी याद रहेगा, है ना। यही है संदर्भ और परिस्थिति से भाषा सीखना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन से सीखना। चलिए एक फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टूल टू क्रिएट अ रियल सिचुएशन। ये बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है जो रियल सिचुएशन क्रिएट करवा सकता है। देखिए इसमें आ रहा है सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट्स, सेकंड है पिक्चर्स, सी है ग्रामर रूल्स और डी है जेस्चर्स। देखिए ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से ऐसा कौन सा टूल नहीं है, ऐसा कौन सा उपकरण नहीं है, ध्यान से पढ़ना, नहीं है जो रियल सिचुएशन क्रिएट करने में मदद करेगा। रियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि अगर किसी के सामने वास्तविक वस्तु रख दी जाए तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जी हाँ क्रिएट हो जाएगी। पिक्चर रख दे तो भी क्रिएट हो जाएगी। जेस्चर्स यानी कि हाव भाव करेंगे तो भी हो जाएगी। लेकिन ग्रामर रूल्स किसी को देख के रियल सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रामर रूल्स से कॉन्टेक्स्ट नहीं बढ़ता, रियल टूल से बनता है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। अब है अप्लाइड एमसीक्यू। अ टीचर यूजेज अ कप वाइल टीचिंग द वर्ड ड्रिंक, विच प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड। ये कह रहा है एक टीचर जो है वो एक कप का यूज़ करती है, चाय पीने वाला कप, है ना। जब वो अपने एक वर्ड को सिखा रहा है, कौन सा वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है ड्रिंक, यानी कि पीना। एक टीचर एक वर्ड को सिखा रहा है जो है क्या ड्रिंक, क्या है ड्रिंक। इस वर्ड को सिखाते समय वो एक कप का यूज़ कर रहा है। किसका यूज़ कर रहा है, एक कप का। तो इसमें उसने किस प्रिंसिपल का यूज़ किया, देखो मोटिवेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, वोकेबुलरी या ग्रेडेशन। तो इसमें हमें सीधा उत्तर मालूम है, किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। यानी कि टीचर ने पढ़ाते समय बच्चों को क्या दे दी, एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दी। क्या दे दी, रियल लाइफ सिचुएशन। यानी कि ड्रिंक शब्द पढ़ा रहा था तो उसने कप का यूज़ ले लिया, कप होता है ना कप, तो उन्होंने बच्चों के सामने क्या कर दिया, यूज़ कर दिया कप को। तो उन्होंने, उस टीचर ने बच्चों को क्या दिया, रियल लाइफ सिचुएशन दे दी और कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि भाई तुम इससे कनेक्ट करके पढ़ो। वास्तविक वस्तु से संदर्भ बनाकर सिखाया गया। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी यानी कि सटीकता का सिद्धांत क्या कहता है। अगर कोई बच्चा लगातार लाइब्रेरी बोलता है ना, अगर कोई बच्चा लगातार लाइब्रेरी बोलता है, लाइब्रेरी, है ना, तो उसे लाइब्रेरी सही करने में समय लगेगा। इसलिए शुरुआत से ही शुद्धता जरूरी है। देखिए ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी को छोड़िए, अगर कोई बच्चा शुरू से ही इंग्लिश बोलता है तो उसकी आदत पड़ी रहेगी इंग्लिश बोलने की। लेकिन अगर उसे सही तरीके से सिखाया जाएगा, बेटा इंग्लिश नहीं इंग्लिश होता है, इंग्लिश, तो उस चीज़ को सुधार पाएगा। यानी कि सटीकता का सिद्धांत कहता है बच्चों को सिखाया ही सटीक जाए ताकि उनकी वो आदत सही से निर्माण हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ दीज शुड बी मेंटेन फॉर लैंग्वेज हैबिट्स। यानी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, उसका आदत निर्माण के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है, तो इनमें से ज़रूरी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि सटीकता, कोई भी चीज़ सीखे वो तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, आंसर नंबर सी, सटीकता, एक्यूरेसी। यह सिद्धांत कहता है कि भाषा की शुद्धता जरूरी है। नेक्स्ट है अप्लाइड एमसीक्यू। अ टीचर करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट हु स्पेल्स रिसीव एज रिसीव, व्हाट प्रिंसिपल इज शी अप्लाइंग। देखिए इसमें आप, ये थोड़ा हाई लेवल एग्जांपल हो गया, मैं आपको इंग्लिश से ही समझाती हूँ। मान लीजिए एक टीचर है, वो बच्चे इंग्लिश करते हैं, है ना, इंग्लिश करते हैं, तो टीचर क्या करेगी, हर एक बच्चे को बोलेगी इसको इंग्लिश नहीं, इसको इंग्लिश कहते हैं, बोलो बेटा इंग्लिश, बोलो बेटा इंग्लिश। तो इसमें ये किस सिद्धांत का यूज़ कर रही है टीचर यूज़ कर रही है एक्यूरेसी का सिद्धांत। यानी कि वो उनको करेक्ट करने की कोशिश करी कि भाई तुम जो बोलो उसको एकदम सटीकता से बोलो। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। ठीक है, स्पेलिंग में शुद्धता सिखाना, एक्यूरेसी प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी। यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लर्नर क्या कर रहे हैं, उनका प्रिंसिपल। देखो बच्चा जब कुछ चित्र बनाता है या कोई कविता बोलता है तो वह ज़्यादा सीखता है क्योंकि वह सक्रिय रहता है। इसमें ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी जो है, इसमें क्या होता है, बच्चा खुद करके सीखेगा और इस बीच में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। दो टाइप के लर्नर होता है, मैंने कल वाली थ्योरी क्लास में आपको बताया था। एक होता है एक्टिव लर्नर और एक होता है पैसिव लर्नर। एक्टिव लर्नर वो होता है जो हर चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। टीचर बोल रहा है तो वो भी बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है ना, हाव भाव भी उसके एक्टिव है। लेकिन पैसिव लर्नर क्या है कि बोल सिर्फ टीचर रहा है, ना बच्चा सुन रहा है ना कुछ कर रहा है, बस चुपचाप बैठा है, उसको बोलते हैं पैसिव लर्नर। तो प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी कहता है कि बच्चा जो है पूरी प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रहना चाहिए, यानी कि सक्रिय रहना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव लर्निंग मेथड। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्टिव लर्निंग मेथड नहीं है। ठीक है, रोल प्ले, ड्रिल, लेक्चर या रेसिटेशन। देखो सबसे पहला है रोल प्ले में क्या होता है, बच्चा खुद उस चीज़ को करता है ना, खुद ही उस चीज़ का सेंटर होता है। ड्रिल में क्या होता है, बच्चा प्रैक्टिस करता है। लेक्चर में क्या होता है, वही व्याख्यान विधि, लेक्चर चल रहा है। और डी है रेसिटेशन, यानी किसी चीज़ का उच्चारण करना, चाहे वो पोएम हो चाहे कहानी हो। ठीक है, तो इस सब में से आप देख सकते हैं इजीली लेक्चर मेथड, यानी वही जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, व्याख्यान विधि के टीचर पढ़ाता है, क्लास में आके बोल के चला जाता है। इसमें बच्चा पैसिव लर्निंग करता है, यानी कि एक्टिव नहीं रहता है। इसमें सिर्फ टीचर बोल रहा होता है और बच्चा सुन रहा होता है। इसके करते ये जो तीन ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
लेक्चर में छात्र निष्क्रिय रहता है। लेक्चर मेथड में देखिए अप्लाइड एमसीक्यू, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एक्ट आउट शॉपिंग सीन, विच प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड। अब देखो स्टूडेंट जो है उनको कहा गया है कि आप एक शॉपिंग सीन का एक्टिंग करो, है ना, एक शॉपिंग सीन चल रहा है, शॉपिंग का एक दृश्य चल रहा है, उसमें आप क्या करो, एक्ट आउट करो, यानी कि एक्टिंग करो उस चीज़ की, है ना। तो इसमें किस सिद्धांत का यूज़ किया प्रिंसिपल ने, सॉरी किस प्रिंसिपल का यूज़ किया है टीचर ने, ठीक है। वोकेबलरी, एक्टिविटी, ग्रेडेशन या इमिटेशन। देखो आप जानते हैं इसमें एक्टिविटी का यूज़ किया गया है, क्योंकि बच्चों को क्या कहा गया है, बच्चों को चाहे तो टीचर ऐसा भी बोल सकता था, बच्चों शॉपिंग क्या होती है ये बताओ, या फिर मैं बता रहा हूँ तुम सुनो, ये होता है लेक्चर मेथड। लेकिन इसमें टीचर ने बोला है कि उस चीज़ की एक्टिंग करके बताओ, यानी कि तुम क्या करो, इसमें खुद करो, मतलब एक्टिव रहो उस चीज़ में, एक्टिविटी करके उनको सिखाया गया है। तो छात्र स्वयं क्रियाशील है यहाँ पे, यानी कि छात्र को खुद करने को दिया है, यानी कि यहाँ पे उसका चुपचाप बैठे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही है पीपल्स एक्टिविटी, जहाँ पे कुछ भी करना है उसका केंद्र क्या होता है, बच्चा होता है, यानी कि बच्चा ही इस चीज़ में एक्टिव रहता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस अप्रोच, यानी कि सब चीज़ें जो है वो बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे शरीर को पोषण के लिए सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वैसे ही भाषा में व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण आदि का संतुलन होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि देखिए अ बैलेंस्ड लैंग्वेज अप्रोच मीन्स इक्वल फोकस ऑन ग्रामर ओनली, वोकेबलरी ओनली, ऑल लैंग्वेज एस्पेक्ट्स, या फिर रीडिंग ओनली। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए, है ना, एक बैलेंस लैंग्वेज अप्रोच यानी कि एक संतुलित भाषा का जो सिद्धांत है उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सारे भाषा के सारे पक्षों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई एक पक्ष भी छूटा तो वो लैंग्वेज लर्निंग के खिलाफ हो जाएगा। जैसे एक टीचर है, वो सब चीज़ों को संतुलन में लेके चले, मान लीजिए वो कहानी पढ़ा रहा है तो उसको साथ के साथ थोड़े बहुत ग्रामर के पॉइंट्स भी लेके चलने चाहिए। अगर वो आम को सिखा रहा है, मान लीजिए आम फल के बारे में बता रहा है, तो उसको उससे रिलेटेड दूसरे फलों के बारे में भी बताना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि एक पक्ष को ना पढ़े बल्कि साथ ही साथ दूसरे पक्षों को भी क्लियर करता जाए। इस सिद्धांत में सभी भाषा पहलुओं का संतुलन जरूरी है। अब देखिए अ टीचर टीचर्स ग्रामर अलॉन्ग विथ पोइट्री, विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड। देखिए एक टीचर है वो ग्रामर पढ़ा रहा है बच्चों को, यानी व्याकरण पढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो काव्य भी पढ़ा रहा है, यानी कि कविता भी सिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लैंग्वेज के एक पक्ष पे, यानी कि भाषा के एक पक्ष पे फोकस ना करके दूसरे को भी उसके साथ सिखा रहा है। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, पाठ्य पुस्तकों में संतुलन बनाए रखा गया, ठीक है, सॉरी पाठ्य विषयों में संतुलन बनाए रखा गया है, यानी कि एक ही चीज़ पे बल नहीं दिया, उसने बैलेंस कर दिया, यानी कि एक चीज़ को बताया दूसरी को भी बताया। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग यानी मातृभाषा का सिद्धांत। दैनिक जीवन का उदाहरण, जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा घर के वातावरण से स्वतः सीख जाता है, वैसे ही नई भाषा सीखने में भी मातृभाषा का सहयोग लिया जा सकता है। अब कई भाषाविद ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई, अपन को मातृभाषा को बीच में ले लेना, बल्कि डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज सिखानी है ना, यानी कि इंग्लिश है तो बच्चे को सीधा जैसे ही पैदा हुआ उसको इंग्लिश सिखा दो। कुछ भाषाविद ऐसे, और कुछ भाषाविद ऐसे हैं जो बोलते नहीं, मातृभाषा को आधार बनाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो लर्निंग है वो मल्टीलिंग्वलिज्म में होगी, यानी कि सभी भाषाओं का यूज़ किया जाएगा, है ना, बहुभाषिता का सिद्धांत फॉलो होगा, और बच्चे जो है वो मातृभाषा को आधार बना के बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। जैसे एक बच्चा आता है, वो कोरिलेट तो नहीं होता, लेकिन जब वो स्कूल में आता है अपने मातृभाषा के 2-4 शब्द ही जानता है, पर जानता है। तो अगर वो पानी जो है उसको मम बोलता है, भू बोलता है, फिर पौनी बोलता है ना, तो हम उसको सिखा सकते हैं कि बेटा पौनी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं या हिंदी में इसको पानी कहते हैं। तो उसको हमने क्या किया, मातृभाषा को आधार बना करके ही तो सिखाया। तो चलिए पहला फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू देख लेते हैं। विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज वाइल टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो नेटिव लैंग्वेज यानी कि जो पैतृक भाषा है, जो एक बच्चा बोल रहा है, जो उसकी देसी लैंग्वेज है ना, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि देसी भाषा को यूज़ करते हुए विदेशी भाषा को सिखाने पे जोर देता है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग यानी कि मातृभाषा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। जब हम नई भाषा सीखते हैं तो मातृभाषा से तुलना करके समझाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है अप्लाइड एमसीक्यू। अ टीचर यूजेस हिंदी टू एक्सप्लेन इंग्लिश ग्रामर रूल्स, विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड। देखो एक टीचर जो है वो इंग्लिश ग्रामर के यानी अंग्रेजी व्याकरण के नियमों को समझाते समय क्या करता है, हिंदी का यूज़ करता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। एक होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिसमें टीचर जो है वो इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और एक होता है टीचर जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाते समय, विदेशी भाषा को समझाते समय दूसरी भाषा का यूज़ करता है, यानी कि देशी भाषा का यूज़ करता है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। मातृभाषा का सहारा लेकर विदेशी भाषा के कठिन भाग को सरल बनाना इस सिद्धांत की पहचान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत।
देखिए दैनिक जीवन का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, जैसे बच्चा पहले बोलना सीखता है ना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, वैसे ही भाषा सिखाने में भी पहले मौखिकता पर जोर देना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उससे क्या करते हैं, सबसे पहले पोएम बोलना सिखाते हैं, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी, तो वो क्या करता है, सबसे पहले बोलना सीखता है तभी तो लिखना सीखता है वो, है ना। तो बच्चे को जितना हो सके उतना बुलवाना चाहिए, ओरल अप्रोच उनकी मजबूत होनी चाहिए। इन विच अप्रोच डज स्पीकिंग कम बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। अब आप जानते हैं भाषा का एक ही सिद्धांत है ना, भाषा का एक कौशल है LSRW जो हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिसनिंग होगी यानी सुनेगा बच्चा, फिर स्पीकिंग होगी, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग आएंगे ना। तो बस ये वही कह रहा है कि किस अप्रोच में स्पीकिंग होती है ना, यानी कि बोलना होता है, उसके बाद में पढ़ना और लिखना होता है। तो इसमें क्या होगा, आंसर नंबर बी ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच में तो बोलेगा वो, ओरल अप्रोच यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल अप्रोच यानी मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होगी, स्पीकिंग होगी, यानी कि बच्चा क्या करेगा, बोलना सीखेगा। स्पीकिंग यानी कि बोलना सीखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अप्लाइड MCQ। अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम टू रिटन कंटेंट। देखो एक ऐसा टीचर है जो बच्चों को इंग्लिश बोलने पे जोर दे रहा है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग करने पे जोर दे रहा है। उनको लिखवाने से पहले, किसी भी चीज़ को लिखवाने से पहले एक टीचर ऐसा है जो उन बच्चों को इंग्लिश बोलने पे जोर दे रहा है। तो इसमें उसने किस प्रिंसिपल का यूज़ किया, तो उसने इसमें प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच का यूज़ किया। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच ये वाला है ना, यानी कि वो बच्चों को इंग्लिश लिखना सिखाने से पहले, इंग्लिश पढ़ना सिखाने से पहले इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, यानी स्पीकिंग सिखा रहा है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट्स पहले सुनते बोलते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बन जाती है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच कहती है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच है दैनिक जीवन का उदाहरण। जैसे एक बच्चा फिल्म देखकर, गाना सुनकर और दोस्त से बात करके ही भाषा के कई रूप सीखता है। हाँ, इसमें मल्टीपल लाइन अप्रोच में ये होगा कि एक चीज़ पे फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि हर तरीके से बच्चा जो है वो सीखेगा। जैसे एक बच्चा फिल्म देखेगा, गाना सुनेगा, दोस्त से बात करेगा, फिर ही वो इस भाषा को सीख जाता है। विच प्रिंसिपल सजेस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल एंगल्स, यानी कि एक चीज़ को सीखना है तो उसको सभी एंगल से सीखा जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, यानी कि सब तरीके से, ओरल हो, कल्चरल हो, बिहेवियरल हो, यानी कि चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, या फिर किसी व्यवहारात्मक रूप से हो। तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, यानी कि सभी तरफ से, सभी एंगल से, सभी पक्षों से उसको सीखा जा रहा है। अब चलिए इसका हम देख लेते हैं अप्लाइड MCQ। अ टीचर यूजेस सॉन्ग्स, कॉन्वर्जेशंस, रोल प्लेज एंड ग्रामर लेसन्स ऑल टुगेदर। दिस रिप्रेजेंट्स, यानी कि एक टीचर जो है वो इंग्लिश सिखाने के समय गानों का यूज़ कर रहा है, कॉन्वर्जेशन यानी बातचीत का यूज़ कर रहा है, रोल प्ले यानी कि नाटक करके यूज़ कर रहा है ना, ग्रामर लेसन्स यानी कि व्याकरणों के पाठ का यूज़ कर रहा है सिखाने में एक साथ। तो इसमें कौन से प्रिंसिपल का यूज़ किया गया है, इसमें सिद्धांत का यूज़ हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, यानी कि वो सभी चीज़ों का एक साथ यूज़ कर रहा है। इस सिद्धांत में भाषा सिखाने के सभी पहलुओं, चाहे वो फंक्शनल हो, स्ट्रक्चर हो, कम्युनिकेटिव हो, इस सबको मिलाकर प्रयोग किया गया है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर देख लेते हैं। दैनिक जीवन का उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको। जैसे पहले बच्चा पहले सुनता है, ठीक है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और फिर लिखता है, उसी क्रम में भाषा सिखाई जानी चाहिए। देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हर चीज़ जो है वो एक क्रम से हो तो अच्छी लगती है। जैसे आप जानते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले वो सुनता है, पहले बच्चे को बोलना नहीं आता, सबसे पहले वो सुनता है चीज़ों को, उसके बाद वो बोलता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जो भी चीज़ हो वो बिल्कुल क्रम में होनी चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा को सीखने का और उसके कौशल को विकसित करने का सही क्रम क्या है। LSRW याद रखिए आप, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये बिल्कुल सही क्रम है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अ टीचर टीचर्स इंग्लिश इन द ऑर्डर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक जो टीचर है वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस सिद्धांत का यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाते समय। तो इसमें उसने किस सिद्धांत का यूज़ किया, तो इसमें उसने यूज़ किया प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि एक सही क्रम का यूज़ किया है। यह सिद्धांत सीखने के स्वाभाविक क्रम को मानता है, जिससे सीखना आसान और प्रभावी होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। दैनिक जीवन का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। उसमें जैसे कोई नई डिश बनाना सीखते समय हम पहले आसान रेसिपी सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जटिल चीज़ें। जैसे हम सबसे पहले रोटी बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आटा गूंदना सीखते हैं, उसके बाद आटा लगाना सीखते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद रोटी को सेकना सीखते हैं, ठीक है। तो ये सब में क्या हुआ, एक क्रम का फॉलो हुआ है, यानी कि हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ईजी टू हार्ड जाते हैं अपन, यानी कि नोन टू अननोन जाते हैं इसमें, और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, यानी कि जो चीज़ हम नहीं जानते वहाँ से लेके हम कहाँ जाते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं उससे लेके हम कहाँ जाते हैं, जो चीज़ हम नहीं जानते, यानी ईजी टू हार्ड जाते हैं, इसमें आसान से कठिन की ओर जाते हैं। तो इसमें वही एग्जांपल है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मतलब है कि हम
सरल से कठिन की ओर जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें सिखाएंगे जो उनके लिए ईजी है, और फिर उसके बाद उनको वो चीज़ें सिखाएंगे जो उनको जानने के लिए ज़रूरी है और थोड़ी सी हार्ड है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या कहता है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन रिकमेंड्स टीचिंग ऑल द टॉपिक्स एट वंस, टीचिंग फ्रॉम अननोन टू नोन, टीचिंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, या फिर ओनली वोकेबलरी टीचिंग। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन कहता है कि बच्चों को टीचिंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट यानी कि सरल से कठिन की ओर पढ़ाना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की दो शर्तें होती है। सबसे पहला होता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। और फिर होता है इसका दूसरा प्रिंसिपल है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। ग्रेडेशन में आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें आप बच्चे को वो चीज़ें सिखाओगे जो पहले जो वो जानता है, उसके बाद वो चीज़ें सिखाओगे जो वो नहीं जानता है। ईजी टू डिफिकल्ट का फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है। अब जैसे देखिए, अ टीचर इंट्रोड्यूसेस बेसिक इंग्लिश वर्ड्स बिफोर टीचिंग सेंटेंस फॉर्मेशन, विच प्रिंसिपल अप्लाइज। देखिए, एक टीचर जो है वो इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे शब्द सिखाता है बच्चों को वाक्य संरचना के पहले, यानी कि वाक्य बनाना नहीं सिखा रहा पहले वो वर्ड्स यानी शब्द भंडार, उनका शब्द संरचना सिखा रहा है, यानी कि वो हार्ड चीज़ सिखाने से पहले उनको ईजी चीज़ सिखा रहा है। तो इसमें कौन से प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है? इसमें यूज़ है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। इसमें सिखाने का क्रम आसान से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें क्या होगा देखो, अपन यहाँ भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन में अनुपात का यूज़ होगा, यानी कि सही अनुपात में सही चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। जैसे दैनिक जीवन का उदाहरण देखते हैं हम। जैसे शरीर के सभी अंगों को संतुलित रूप से उपयोग करना जरूरी है, वैसे ही भाषा के सभी भागों जैसे कि उच्चारण हो, शब्द हो, व्याकरण हो में संतुलन होना जरूरी है। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन किस पे फोकस करता है? ये करता है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब जैसे कोई ऐसा टीचर है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा का यूज़ किया जा रहा है, ग्रामर सिखाया जा रहा है, ग्रामर सिखाया जा रहा है, तो वो पोइट्री, प्रोज और कंपोजिशन कब सिखाएगा? सही बात है ना। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। और जैसे हम खाना है, खाने में नमक ज़्यादा कर दो, खाने में मिर्ची ज़्यादा कर दो तो खाने का स्वाद नहीं आता। तो खाने में अगर नमक भी हम सही प्रपोर्शन में डालेंगे, सही अनुपात में मिर्ची डालेंगे, सही अनुपात में दूसरे मसाले डालेंगे, तो उसी तरीके से लैंग्वेज में भी यही है कि सभी एस्पेक्ट्स का एकदम प्रपोर्शन में यानी कि सही अनुपात में यूज़ होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? अ टीचर बैलेंसेस रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड ग्रामर इक्वली, विच प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड। अब देखिए, एक टीचर ऐसा है जो क्या करता है, रीडिंग यानी पढ़ना, लिखना, बोलना और ग्रामर यानी व्याकरण को इक्वली मैनेज करता है, बैलेंस करता है। तो इसमें कौन से प्रिंसिपल का यूज़ किया गया है? देखिए, इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। क्या आएगा इसमें? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, इस सिद्धांत में भाषा के सभी पक्षों में समानता और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यानी कि रीडिंग हो रही है तो रीडिंग का सही अनुपात होना चाहिए, राइटिंग हो रही है तो राइटिंग का सही अनुपात होना चाहिए, सभी का सही अनुपात होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। जैसे कि आप जानते हैं स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है कुछ इस प्रकार का, यानी कि बच्चों को जो भी पढ़ाया है यहाँ उसको सही इंटरवल पे यानी बीच बीच में सही क्रम पे उसको वापस दोहराना चाहिए। और दोहराने से क्या होगा, बच्चे के दिमाग में वो बहुत लंबे समय तक रह जाएगा। जैसे हम पहले सीखे हुए टॉपिक्स को बार बार दोहराते हुए गहराई से सीखते हैं, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। जैसे बच्चों को हम अगर एक बार ABCD सिखा दें तो हर एक महीने में, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार उनको वापस ABCD का रिवीजन करवाते रहना चाहिए। यही कहती है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच क्या सजेस्ट करती है? देखिए, स्पाइरल अप्रोच सजेस्ट करती है नेवर रिपीटिंग पास्ट लेसन्स, यानी कि जो पहले पढ़ लिया उसको वापस रिपीट नहीं करना। टीचिंग टॉपिक्स रैंडमली, यानी कि कुछ भी उठा के पढ़ा दिया रैंडमली। रीविजिटिंग प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स एट हायर लेवल्स, यानी कि जो पहले पढ़ लिया अपन ने कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिए उनको बार बार हायर लेवल्स, यानी कि जितनी बार हो सके उतनी बार उनको बार बार पलटना, यानी कि बार बार पढ़ना। और एक है डी ऑप्शन, ओनली ग्रामर बेस्ड टीचिंग, यानी कि सिर्फ व्याकरण आधारित शिक्षण करवाना। तो इसमें आपको दिख गया होगा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पढ़ा है पहले उनको बार बार, जितनी बार हो सके बार बार पढ़ना। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। अब देखिए, अ टीचर रिपीट्स प्रीवियसली लर्न स्ट्रक्चर्स इन न्यू लेसन्स, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड। अब जैसे देखिए, इसमें आ रहा है कि एक टीचर है वो पहले जो लेसन पढ़ा दिए उनको नए लेसन में भी उनका जिक्र करता है बार बार। इससे क्या हो रहा है, बच्चों की जो मेमोरी है वो शार्प हो रही है, वापस उनको याद किया जा रहा है, उनको वो टॉपिक री इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यानी कि बार बार वापस पढ़ाया जा रहा है जिससे वो पहले से परिचित थे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच में पुरानी जानकारी को नए के साथ जोड़कर बताया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेकंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस क्या कहता है? देखिए, जैसे कोई शब्द गलत उच्चारण से सीख जाए तो उसे सुधारना मुश्किल होता है, वैसे ही भाषा सीखते समय शुद्धता जरूरी है। यानी कि बच्चों को पहले से ही हम इस प्रकार से सही और सटीक सिखा दें कि उनकी गलती होने के चांसेस कम हो जाए। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस करेक्ट यूजेस ऑफ लैंग्वेज। देखिए, इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि भाई लैंग्वेज को तुम कैसे यूज़ करो, एकदम करेक्ट वे में, यानी कि सही तरीके से यूज़ करो। तो ये जो होगा प्रिंसिपल, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, यानी किसी चीज़ को बोलो तो सटीकता से सीखो, लैंग्वेज को सीखो तो सटीकता से सीखो और एकदम सही तरीके से सीखो जिसमें गलती होने की गुंजाइश ना हो। अ टीचर करेक्ट्स प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग एरर्स रेगुलरली, विच प्रिंसिपल इज दिस। देखिए, एक टीचर ऐसा है जो कोई भी बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है बोलने में या फिर उच्चारण में या फिर स्पेलिंग लिखने में भी गलती कर रहा है तो टीचर उसको बार बार करेक्ट करता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, यानी कि टीचर ये तो कह रहा है कि भाई तुम अपने उच्चारण में सुधार करो और साथ ही साथ वो उनको करेक्ट भी कर रहा है, यानी कि भाई तुम इस चीज़ को सही करो, इसमें सुधार करो। तो ये यूज़ होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में। ये सिद्धांत कहता है कि भाषा में शुद्धता और सटीकता शुरू से ही सिखाई जानी चाहिए। अगर बच्चों को गलत सिखाएंगे तो गलत ही समझेंगे। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। देखिए, दैनिक जीवन का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। जैसे हम बच्चे को पहले उसके उम्र के हिसाब से आसान किताबें पढ़ने देते हैं, वैसे ही भाषा सामग्री का चुनाव भी सोच समझकर होना चाहिए। देखिए, भाषा शिक्षण के दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपको बच्चों को पढ़ाना क्या है, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, इसमें आप डिसाइड करते हो कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है। सिलेक्शन में आप क्या करोगे, बच्चों को ये सिलेक्ट कर लोगे कि भाई आज ये पढ़ाना है, और ग्रेडेशन में आप करोगे कि इन बच्चों को ये छोटे छोटे टॉपिक करके कैसे समझाना है, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन। जैसे हम बच्चे को पहले उसकी उम्र के हिसाब से आसान किताबें पढ़ने देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, उसके लिए हमने सिलेक्शन कर दिया, है ना। वैसे ही भाषा सामग्री का चुनाव भी सोच समझ कर होना चाहिए, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। व्हाट कम्स फर्स्ट इन लैंग्वेज टीचिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए सिलेक्शन बिफोर ग्रेडेशन, यानी कि ग्रेडेशन से पहले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सिलेक्शन बिफोर ग्रेडेशन, यानी कि सिलेक्शन जो है वो ग्रेडेशन से पहले होना चाहिए, यानी पहले सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपको उन चीज़ों का चुनाव करना है जो आपको बच्चों को पढ़ाना है, और ग्रेडेशन फिर बाद में होगा जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, अब आप ये डिसाइड करोगे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है अ टीचर सिलेक्ट्स एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बिफोर प्लानिंग द ऑर्डर ऑफ टीचिंग, विच प्रिंसिपल अप्लाइज। अब देखिए, एक टीचर ऐसा है जो उन बच्चों की एज यानी उम्र के अकॉर्डिंग, है ना, क्या पढ़ाना है वो पहले ही डिसाइड कर लेता है। तो इसमें उसने किस प्रिंसिपल का यूज़ किया है, तो उसमें इसने यूज़ किया है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, यानी पहले उसने एज के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए मैटर डिसाइड किया कि मुझे पढ़ाना क्या है, और फिर उसके बाद उसने प्रॉपर प्लानिंग की है कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना किस तरीके से, इसको बोलेंगे ग्रेडेशन, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे की एज है 5 साल या 6 साल, अब आप उसको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाने लगो जो उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसमें सिलेक्शन और ग्रेडेशन दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो सिलेक्शन कहता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना क्या है, और ग्रेडेशन कहता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है। आई होप यहाँ तक आपको 20 के 20 प्रिंसिपल क्लियर हो गए होंगे, बहुत ईजी तरीके से, आसान भाषा में। आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लग गया होगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड भी और फैक्ट भी। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे को ज़रूर बताना, थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन समझ एक बार में आ जाएगी। और दोस्तों, मनोविज्ञान की क्लास तो मेरी आती रहती है, उसको भी लाइक करना आप, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को ग्रो करिए मेरे। और प्रियंकाज़ एजुवर्स के लिए आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा लगता है मेरा चैनल। आगे से आगे मैं आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद 3rd ग्रेड में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्या गलतियाँ करनी है और क्या नहीं करनी है ना, सब बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना, आगे से आगे ग्रो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।